गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए हम लोग आज देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो इंडिया के भौतिक डिवीजन से लिया गया है। हमने इसके पहले भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा था, जिसमें से सबसे पहला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, देन उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और भारतीय द्वीप समूह। तो जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे उनको 2 वीडियो मिल चुका होगा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और उत्तर का विशाल मैदान। आइए आज हम लोग देखते हैं तीसरा जो भौतिक विभाग है, जिसे हमने प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जानने का प्रयास किया है। इसको हम लोग देखते हैं कि भारत के मानचित्र पर कहाँ इसका विस्तार है। ये जो हम लोग का बीच का जो भाग है, यही हम लोग का प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार में सबसे पहले हम लोग पठार की परिभाषा देखते हैं कि पठार कहते किसे हैं, पठार है क्या। तो विद्यार्थियों, धरातल का वैसा ऊंचा भाग जो दूर से देखने में ऊंचा तो लगे, लेकिन उसका माथा टेबल के समान चपटा हो, फ्लैट हो, उसे हम लोग पठार कहते हैं। उसको हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि इस प्रकार से कोई भी ऊंचा भाग जो क्या है, इसकी ऊंचाई 1000 मीटर हो, 5000 मीटर हो, 6000 मीटर हो, ऊंचाई मायने रखता है। कम से कम अधिकतम ऊंचाई कम से कम 300 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, उसे हम लोग पठार कहते हैं। और दुनिया में एक से एक ऊंचे पठार हैं जो हिमालय के लेवल के हैं। जैसे आपको पता है कि तिब्बत का पठार दुनिया में सबसे ऊंचा पठार है, जो चीन और भारत के बीच हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है। इसे हम विश्व का, या इसे हम लोग विश्व का छत कहते हैं, क्योंकि यह दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। तो बताइए, इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर से ज़्यादा है, लेकिन इसका क्या है, माथा फ्लैट है। तो जो पर्वत होते हैं वह भी क्या है, अपरदन के बाद धीरे धीरे क्या कटते कटते वो भी पठार के रूप में परिणत हो जाते हैं। तो परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा कि दुनिया के वैसे ऊंचे भाग जो दूर से देखने में ऊंचे लगते हैं, लेकिन जिनका माथा टेबल के समान फ्लैट हो, चपटा हो, उसे हम लोग पठार कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग देर न करते हुए कि प्रायद्वीप के साथ पठार लगा हुआ, अर्थात इसका क्या मतलब है। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि वैसा स्थलखंड जो 3 ओर जल से घिरा हो, उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर अपना एक बार फिर से देखते हैं कि इस पठार के पश्चिम भाग में अरब सागर है, इसके पूर्व में बे ऑफ बंगाल है और दक्षिण में इंडियन ओशन है। इसलिए भारत क्या है, एक प्रायद्वीप है और इसे हम लोग पठार के रूप में, इसलिए इसको हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। यदि इसके आकार को देखा जाए, सबसे पहले इसकी उत्पत्ति को हम लोग देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कब हुई। भारत का प्रायद्वीपीय पठार चूंकि भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है, सबसे पुराना है, इसलिए इसके बारे में जानना भी हम लोग के लिए बहुत ही खास जरूरी है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैं आपको बता दूं कि
एक जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उसके कई वर्षों के बाद एक पैंजिया नामक स्थलखंड था जिसमें सभी महाद्वीप समाये हुए थे। लेकिन जब पैंजिया में विखंडन हो गया, पैंजिया दो भागों में टूट गया, तो उससे दो भाग अलग हुए। उत्तरी भाग को लोगों ने अंगारा लैंड कहा और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा। तो यह प्रायद्वीपीय पठार उस गोंडवाना लैंड का ही भाग है, अर्थात पैंजिया से ही टूट के अलग हुआ है। और यह पठार इतना पुराना है जितना कि हम लोग का गोंडवाना लैंड पुराना है। कहने का मतलब इसका यदि उम्र देखा जाए, इसकी आयु देखी जाए तो लगभग यह 600 करोड़ वर्ष पुराना है, 5 से 600 करोड़ वर्ष पुराना है, जो भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। सबसे पहले इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके आकार को देखा जाए तो यह लगभग त्रिभुजाकार है। इसकी चौड़ाई उत्तर में अधिक है और ज्यों ज्यों हम लोग दक्षिण पर आते हैं इसकी चौड़ाई घटती चली जाती है, इसलिए इसे हम लोग एक त्रिभुजाकार पठार के रूप में भी जानते हैं। जहाँ तक इसकी सीमा की बात है तो यदि इसकी सीमा को देखें, इसका सीमांकन किया जाए तो इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत है। इस अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है। यदि इसके पश्चिम में देखा जाए तो यहाँ पे इस तरह से पश्चिमी घाट पर्वत इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। पूर्व में देखा जाए तो पूर्वी घाट इसकी पूर्वी सीमा बनाती है और उत्तर में देखा जाए तो उत्तर में कुछ ऐसे ऊंचे ऊंचे पठार हैं। तो कुल मिलाकर यह पठार काफी प्राचीन है। यह काफी प्राचीनतम होने के कारण यह काफी अप्रदित भी है। इस पर जो वायुमंडल के 5 दूत हैं, पवन का प्रभाव, हिमनदी तो नहीं कह सकते हैं, पवन के प्रभाव के साथ साथ जल का प्रभाव, समुद्री तरंग का प्रभाव और भूमिगत जल के द्वारा इसका बुरी तरह से प्रदन हुआ है। अर्थात यह काफी कटा छटा है, इसका सरफेस समान नहीं है, इसलिए यह सबसे जटिल संरचना है भारत की। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इस जटिल संरचना में कि इसका विस्तार तो पूरे भारत के लगभग आधे से अधिक भाग पर है। यदि इसका कुल विस्तार देखा जाए तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है, जो महान मैदान और हिमालय से भी कई गुना बड़ा है, कई बड़ा इसका क्षेत्रफल है। यदि इस पूरे क्षेत्र का अध्ययन किया जाए, सर्वेक्षण किया जाए तो इसमें काफी असमानता है। इसलिए जहाँ समानता आ जाती है हमें उसे उपभागों में विभाजित करने की आवश्यकता पड़ जाती है। इसलिए इस पठार को मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इस पठार को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है उत्तर की उच्च भूमि, और दूसरा भाग जो इसका है उसे हम लोग कहते हैं लावा पठार। तो उत्तर की उच्च भूमि और लावा पठार 2 रूप में इसको बांटा गया है, 2 भागों में इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं उत्तर की उच्च भूमि। इस उत्तर की उच्च भूमि का विस्तार नर्मदा नदी से उत्तर है। यहाँ पे इस तरह से हम लोग का नर्मदा नदी बहती है और खंभाती खाड़ी में गिरती है। तो उत्तर की उच्च भूमि में अनेक ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणियां या उसको लोग पहाड़ी कह सकते हैं और पठार हैं, जिनका हम लोग एक क्रम से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो इसके उत्तर पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत है जो गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली तक विस्तृत है। ज्यों ज्यों हम लोग दक्षिण से उत्तर जाते हैं इसकी ऊंचाई घटती चली जाती है और दिल्ली के पास मात्र एक छोटी सी पहाड़ी के रूप में नजर आती है, जहां इसे रायसीना हिल कहते हैं, जिस पर देश का राष्ट्रपति भवन स्थित है। इस अरावली पर्वत, और यह पर्वत इतना पुराना है कि भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत इसे कहते हैं। यह कहा जाए तो सभी पर्वतों का पूर्वज है, यह परदादा है, काफी पुराना है और इतना पुराना होने के कारण इसका काफी अपरदन भी हुआ है और इस अपरदित पठार को हम लोग
अवशिष्ट पर्वत के अंदर ही रखते हैं। लेकिन यह पूर्व में देखा जाए तो यह मोरदार पर्वत था, लेकिन घिसने पीटने के बाद यह एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में अभी भी विद्यमान है। गत वर्ष यह काफी न्यूज में रहा था, क्योंकि इसकी खुदाई हो रही थी और इसकी खुदाई के चलते कई पर्यावरणविदों ने इस पर आवाज उठाई, इसलिए न्यूज में रहा है। तो अरावली पर्वत के बाद हम लोग जैसे ही बढ़ेंगे पूरब, तो यहाँ हम लोग का मालवा का पठार है। मालवा का पठार, मालवा का पठार है। यह पठार अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित है। और जैसा कि मालवा पठार के बारे में आपको मैं बता दूं, मालवा पठार भारत का एकमात्र ऐसा पठार है यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। इससे सिद्ध होता है कि यह पठार पर कहीं ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ होगा, या कहीं से यहाँ मैग्मा या लावा बहकर आया होगा और इस लाल मिट्टी के ऊपर अध्यारोपित हो गया होगा। इसलिए इस पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसे हम लोग अजमेर के पठार के नाम से भी जानते हैं। मालवा पठार से जो ही आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो बुंदेलखंड का पठार मिलता है। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, यह बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच का वह पठार है जहाँ अति बीहड़ स्थलाकृति का निर्माण देखा गया है। क्योंकि यहाँ इतना अधिक अवनलिका प्रदन हुआ है, इतना अधिक वर्षा के कारण यहाँ बड़ी बड़ी नलिकाओं का विकास हुआ है, और नालिकाओं को हम लोग एक तरह से भूगोल के शब्द में वेटलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। उस अवनलिका प्रदन में उंगली के समान खांचे बन जाते हैं, और इन खांचे भरी जगह में चंबल के जो डकैत हैं वे छिपा करते थे, इसलिए इसे चंबल का बीहड़ के नाम से भी जाना जाता है। बुंदेलखंड से आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग को मिलता है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, यह भी सेम स्ट्रक्चर का है। यहाँ भी यह भी काफी अवरोधित क्षेत्र है जो वर्षा के द्वारा कटा छटा है और बुंदेलखंड के पूर्व स्थित है। इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो मिलता है हम लोग का छोटानागपुर का पठार। छोटानागपुर का पठार, जैसा कि छोटानागपुर का पठार का सबसे ऊंचा क्षेत्र पाट प्रदेश है, जो पूरे झारखंड में फैला हुआ है। इसके अंदर कई छोटे छोटे पठार है, जैसे रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, गिरिडीह का पठार, सब इसी के भाग हैं। और यह भाग भारत का सबसे अधिक खनिज पदार्थों वाला क्षेत्र है, जहाँ पूरे भारत का लगभग 42% खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इससे यदि हम लोग पूर्व जाएंगे तो जसपुर का पठार मिलता है। जसपुर का पठार जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सीमा पर स्थित है। ये हुई बच्चों पठार की बात। अब इस संदर्भ में थोड़ा सा हम लोग पश्चिमी भारत का सबसे ऊंचा शिखर देख लेते हैं कि जो अरावली पर्वत है, इस अरावली पर्वत का सबसे जो ऊंचा भाग है जो राजस्थान में है, जिसे हम लोग गुरु शिखर कहते हैं। गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और यह पश्चिम भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। इन पठारों के बाद आइए हम लोग देखते हैं कुछ पर्वत श्रेणियों को जो इसी उत्तर उच्च भूमि के भाग हैं, जिनमें सबसे पहले हम लोग का है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल श्रेणी, इस श्रेणी के बाद सतपुड़ा श्रेणी है। इसी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है, जो मैकाल पर्वत स्थित अमरकंटक पठार से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई खंभाती खाड़ी में गिरती है, और ये नदी पूरी की पूरी भ्रंश घाटी में बहती है। इसके एक और विंध्याचल की श्रेणियां हैं पूर्वी भाग, उत्तरी भाग में, और दक्षिणी भाग में सतपुड़ा की श्रेणियां हैं। और इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में गड्ढा वाला जो भाग है उसे हम लोग भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं, जिससे नर्मदा होकर बहती है। इससे हम लोग दक्षिण आएंगे तो हमको मिलेगा अजंता श्रेणी। अजंता की श्रेणी, सतपुड़ा के बाद अजंता की श्रेणी है।
इस सतपुड़ा और अजंता की श्रेणी के मध्य ताप्ती नदी बहती है, जो बैतूल के पठार से निकलकर वह भी बिल्कुल नर्मदा के समानांतर भ्रंश घाटी में बहती हुई खंबाती खाड़ी में अपना सारा जल गिराती है। इन पर्वत श्रेणियों के अतिरिक्त दक्षिण बढ़ने पर हमें अजंता की पहाड़ी और हरिश्चंद्र की पहाड़ी मिलती है, जो इस उत्तर की उच्च भूमि के ही भाग हैं। तो इतना पठार और पर्वत इस भाग में हो गया हम लोग का। अब हम लोग देखते हैं जो दक्षिण का भाग है, जिसे हम लोग लावा पठार के नाम से जानते हैं। यह लावा पठार अपने आप में काफी अजूबा है, जो पूरे धरातल पर दक्षिण की ओर पूरे धरातल पर फैला, जिसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। इस लावा पठार की बात करें तो क्रिटेशियस काल में क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ इस क्षेत्र में, और कई वर्षों तक लावा निकलता रहा और वह लावा इस पूरे क्षेत्र में फैल गया। वह लावा का प्रवाह इतना तीव्र था कि वह बहते हुए काठियावाड़ गुजरात के तट तक चला गया, उसके बाद मालवा पठार तक पहुंच गया, दक्षिण में कर्नाटक आ गया और पूरा में तमिलनाडु तक, और महाराष्ट्र गुजरात में तो है ही। इस पूरे क्षेत्र में मतलब यह लावा फैल गया और इसके ठंडा होने के बाद इसका अपरदन हुआ, और अपरदन होने के बाद यह ब्लैक सॉइल के रूप में परिणत हो गया। और आपको पता है कि ब्लैक सॉइल जो है, काली मिट्टी जो है, वह खास करके कपास और गन्ने की खेती के लिए विशेषीकृत है। जो जो यहाँ से हम लोग दक्षिण बढ़ते हैं तो जो दोनों साइड में हमारा सीमा है, जो अर्थात जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है, ये दोनों के दोनों दक्षिण में आकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसे हम लोग नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। इससे दक्षिण बढ़ने पर हम लोग का आता है दोदा बेटा, जो दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2670 मीटर के आसपास है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से दक्षिण बढ़ने पर एक और चोटी हमें मिलती है, जिसे हम लोग अन्नामलाई कहते हैं। अन्नामलाई या अन्नामोदी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, और ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। इन शिखरों के अलावे शिवराय की पहाड़ियाँ, जाविडी की पहाड़ियाँ सब इसी भाग में स्थित हैं। जहाँ तक इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार की बात है, तो इसमें अनेक नदियों ने बहकर इस क्षेत्र को काफी सिंचित करने का काम किया है, जिसमें सबसे उत्तर में देखें तो नर्मदा ताप्ती मैंने देख लिया, उससे दक्षिण आएंगे तो गोदावरी मिलता है, जो गोदावरी भी क्या है, नासिक से निकलने के बाद बहती हुई पूर्वी घाट को काटने के बाद बंगाली खाड़ी में सारा जल गिराती है। इससे दक्षिण आएंगे तो हमें कृष्णा मिलता है, जो महाबलेश्वर के पठार से बह करके उतर करके बंगाली खाड़ी में गिरती है। और सबसे दक्षिण हम लोग का कावेरी है, जो ब्रह्मगिरी के पठार से निकलकर बंगाली खाड़ी में गिरती है। इसके उत्तर पूर्वी भाग को देखा जाए तो महानदी है, जो सिंहावा श्रेणी से निकलने के बाद यह भी बंगाली खाड़ी में अपना सारा जल गिराती है, डेल्टा बनाते हुए। इस तटीय क्षेत्र में खास करके जो पूर्वी भाग है, इसका जो पूर्वी घाट है, वह काफी कटा छटा है। यह एक निरफ श्रृंखला नहीं, बाकी क्या इसमें कई नदियों ने काट कर अपना मार्ग बनाया है। उसमें खास करके हम लोग का एक चिल्का झील आता है, चिल्का, जिसे हम लोग चिल्का लैगून के नाम से भी जानते हैं, जो एशिया की सबसे बड़ी लैगून है। इसके उलट देखा जाए तो पश्चिमी घाट काफी निरस्त श्रृंखला है, काफी कंटिन्यूअस है, इसमें बीच में कहीं गैप नहीं, लेकिन 3 घाट इसमें मिलते हैं, जिसे थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट कहते हैं। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। थाल घाट जो हम लोग का है, थाल घाट एक तरह से गैप है, जिसको हम लोग दर्रा कहते हैं। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट जो है वह मुंबई को पुणे से जोड़ता है, और दक्षिण में पाल घाट है, जो कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। तो इन पर्वतों को पार करने के लिए प्राकृतिक रूप से ये गैप हैं, जिससे होकर आवागमन होता है, लोग आते जाते हैं। यह जो
प्रायद्वीपीय पठार है उसके उत्तर पूर्वी भाग में देखा जाए, इसे हम लोग छोटानागपुर पठार कहते हैं। यहाँ भी एक शिखर है जिसे हम लोग पार्श्वनाथ या पारसनाथ के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, जो झारखंड बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। इस पूरे पठार को देखने के बाद विद्वानों के मन में और एक बात आई कि इसी से मिलता जुलता दो और भाग है जो इसके दोनों किनारे पर स्थित हैं, जिसमें से एक हम लोग का गुजरात का काठियावाड़ तट, जिसकी विशेषता बिल्कुल इस पठार से मिलती है। इसलिए इस पठार को काठियावाड़ पठार को या काठियावाड़ कोस्ट को हम लोग प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग मानते हैं। और एक दूसरा भाग इसके पूर्वी किनारे पर, जिसको हम लोग मेघालय का पठार कहते हैं। इस मेघालय पठार के अंदर 3 श्रेणियां हैं, जिसे हम लोग गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां कहते हैं। तो बच्चों, कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा जो पठार है वो काफी विषमताओं से भरा हुआ है, काफी अपरदित है, सबसे पुराना है और अपने आप में काफी जटिलताओं को समाया हुआ है। जहाँ तक इसी विशेषता की बात है तो आपको पता है कि जहाँ जहाँ दुनिया में पठार पाए जाते हैं वे सभी एक तरह से सिल्ड के नाम से जाने जाते हैं। दुनिया में जितने पुराने पठार हैं उसको हम लोग सिल्ड के नाम से जानते हैं, और सिल्ड का मतलब ही पठार होता है। और पठार खास करके खनिजों के लिए जाने जाते हैं। तो पूरा का पूरा पठार खनिज पदार्थों में धनी है, रिच है, जो पूरे भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को कई प्रकार के मिनरल सप्लाई करता है। और यही कारण है कि इस पठार पर आधारित, इस खनिज पर आधारित अनेकों उद्योग यहाँ कार्यरत हैं। एक तरह से उद्योगों का यहाँ हब है। कई औद्योगिक पेटियां यहाँ पर काम करती है, जिसे हम लोग औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप जरूर से जरूर कमेंट करके लिखेंगे कि आपको कौन सा भाग इसमें अच्छा लगा, कहाँ आपको समझने में परेशानी हुई। तो मैं दूसरी बार फिर से आपको उसे अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूँगा। चूँकि ये मेरा कंटिन्यूस क्लास चलता रहेगा, इसके बाद जो और भी भौतिक भाग बच गए हैं, जैसे भारतीय मरुस्थल हैं, तटीय मैदान हैं और द्वीप समूह हैं, उसको मैं बारी बारी से आपके सामने रखूँगा। आपको जरूर से जरूर यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।